जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मानचित्र के जो जम्मू कश्मीर का जो मानचित्र था उसका पूरा जो भी डिटेल था वो थ्योरी क्लास हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, हर एक बातों को समझा दिए हैं। और आज के इस वीडियो में जम्मू कश्मीर से संबंधित जितने भी क्वेश्चनें बन रही है उन सारे क्वेश्चनों को जो है इसमें डील करवाने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको बोले थे कि इस पूरी क्लास को अच्छे से समझिए और इस पूरी क्लास को कंप्लीट हो जाने के बाद मतलब 2800 राज्यों के बारे में जो है सब डिटेल से बताने वाले हैं। और एक एक राज्य को कंप्लीट करने के बाद जो है सो इसका जो क्वेश्चन आंसर बनेगा वो सारे क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो जम्मू कश्मीर के बारे में हमने बताना स्टार्ट किए थे वो पूर्ण रूपेण कम्प्लीटली रूप से हम बता दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को, आप देखते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन कहता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना, यानी जम्मू कश्मीर का जो संविधान लागू हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो ये जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के साथ नहीं मिल पाया था, ये अलग जो है सो एक अलग देश बना था जो जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। और यहाँ का जो शासक था वो हरी सिंह थे और उसी का जो प्रधानमंत्री थे वो शेख अब्दुल्ला थे। और शेख अब्दुल्ला के कहने पर ही जो है सो ये स्वतंत्र देश बनता है। और बाद में चल के इसी जम्मू कश्मीर पर जो है सो पाकिस्तानियों ने हमला करके जो है सो पीओके का क्षेत्र जो है सो जीत लेता है। और बार बार जो है सो वो हमारे अभी वर्तमान समय में कश्मीर पर जो है सो अपना दवा ठोकते रहता है कि कश्मीर मेरा है। तो उतना डिटेल क्लास हम पहले ही ऑलरेडी आपको सिखा दिए हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तब जाकर के क्वेश्चन आंसर वाला टॉपिक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना, तो ये आप लोग जानते हैं कि ये हमारे देश की आज़ादी से 10 साल के बाद, 10 साल के बाद मतलब 47 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। और ये 1910 जोड़ दीजिएगा 1947 में तो 1957 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जनवरी। ये माह नहीं देखिएगा, उसमें देखिएगा ये 15 अगस्त है, इसमें 26 जनवरी था, ऐसा नहीं। ये मोटा मोटी इसके ईयर को देखिए कि 10 साल जोड़ देने के बाद 1957 आ जाता है। तो ये आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1957 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर कहता है कि कौन 2 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। यानी कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो जम्मू कश्मीर तो भारत में मिला नहीं था, और मिल भी गया था तो शेख अब्दुल्ला के कहने पर जो है सो इसमें 2 जो है सो अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 370 और 35 है। इन दोनों अनुच्छेदों के तहत जो है सो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिल रहा था, क्योंकि भारत के जो संविधान है वो जम्मू कश्मीर पर लागू ही नहीं होता था इन 2 अनुच्छेदों के कारण, अनुच्छेद 370 और 35A के तहत। परंतु अभी जो है ये 370 और 35A जो है सो समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी सरकार हैं, इन्होंने जो है सो इन धाराओं को समाप्त कर दिया है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, कौन सी 2 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी 370 और 35 हैं। ठीक है, ये 2 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ गया। अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर की ओर आ जाते हैं, इसको समझिए। यहाँ से इसमें कहता है कि जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन है। यानी जम्मू कश्मीर का देखो एक शासक था डोगरा शासक, और डोगरा शासक का जो सबसे अंतिम शासक बना, राजा बना, वो हरी सिंह था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, क्योंकि यही हरी सिंह का जो प्रधानमंत्री थे वो शेख अब्दुल्ला हुआ करते थे, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, इसी का खानदान चल रहा था। तो इसका जो अंतिम शासक कहेगा तो वो क्या बताएंगे आप लोग, हरी सिंह बताएंगे। क्या बताएंगे, हरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ से लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है। जम्मू कश्मीर के सीमा के बारे में अगर कहेगा ना तो देखिए अपना भारत का अगर हम मानचित्र बना लें थोड़ा सा, यहाँ से देखिए इस प्रकार से हम बना रहे हैं, उत्तरी भारत का बना लेते हैं थोड़ा सा ही, बस इतना सा बना लिए। और यहीं जो है सो जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की जब कहेगा कि कितने देशों से सीमा लगता है, तो एक्चुअल में अगर पूछा जाएगा वास्तविक रूप से कितना लगता है अभी के समय में, तो बताएंगे 2, लेकिन पूर्ण रूपेण जब कहेगा कितनी सीमा लगता है तो 3 बताएं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है सो अपना, ये तो भारत है ही, ये क्या है भारत, और ये क्या है तो पाकिस्तान, लेकिन इसका थोड़ा सा क्षेत्र अफ़गानिस्तान का जो इतना सा एरिया देख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान कहलाता है। और अफ़गानिस्तान का भी सीमा जो है सो भारत के साथ लगता है। कब, जब इस पीओके वाले क्षेत्रों को अपना भारत का हिस्सा वर्तमान में भी लेकर चले, तब हम कहेंगे कि 3 देशों से लगता है। लेकिन वर्तमान में ये पीओके का जो क्षेत्र है ना वो अपने भारत के कब्जे में नहीं होने के कारण एक्चुअल में अभी 2 देशों की सीमा लगती है। क्योंकि इधर से जो है सो एक चीन है, इस तरफ से चीन आता है, इधर से ये
पाकिस्तान हो गया और इधर से अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है सो एक्चुअल में अभी नहीं लगाता है क्योंकि ये क्षेत्र ही हमारे कब्जे में नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब इसे भी अपना भारत का ही हिस्सा मान के चलना है क्योंकि वो भारत का ही है, भले ही कुछ समय के लिए पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन एक ना एक दिन इसे वापस जरूर लेना है। इस आधार से हम इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, 3 देश जो है सो जम्मू कश्मीर का सीमा टच करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको समझिए। ये कहता है कि POK कश्मीर का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो देखिए हमने जब डिटेल में बता रहे थे ना जम्मू कश्मीर के बारे में, तो बताए थे कि POK का जो क्षेत्र है वो 30%, पूरे जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा जो है POK कहलाता है, जिस पर अभी पाकिस्तान कब्जा कर रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्या कहता है कि POK की राजधानी कहाँ है। हमने बताए थे कि POK की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद होता था, क्योंकि यहीं पर जो है सो पाकिस्तानियों ने जितने भी आतंकवाद होते हैं उन सबों का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो POK की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन से यानी कौन सा POK का भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो POK के भाग है। तो हमने बताए थे कि POK के अंतर्गत जैसे कि ये वाला क्षेत्र अगर हम इस प्रकार से दिल टाइप का फिर से आकृति बना लें और समझाने की कोशिश करें, तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा POK कहलाता है। और POK में ही हमने बताया था इतना क्षेत्र गिलगिट कहलाता है, उसके बाद इधर का क्षेत्र बाल्टिस्तान कहलाता है और इधर जो क्षेत्र बच गया ये आज़ाद कश्मीर कहलाता है। तो POK को जो है सो 3 टुकड़ों में बांट दिया था पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि अगर हमारे पास रहेगा तो कभी ना कभी भारत हमला करके वापस ले लेगा। इसलिए ये बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हमने देखे थे कि अमेरिका के जो है सो यहाँ पे हवाई अड्डा बनाया गया। उसके बाद इधर से जो है सो अक्साई चिन्ह सस्क्राम घाटी है वो भी जो है सो गिफ्ट कर देते हैं चाइना को। तो इस प्रकार से टुकड़ों टुकड़ों में प्रसाद की तरह बांट देते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर देखे थे कि CPEC जो है सो सड़क का निर्माण किया था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखे थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सभी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, यानी कि गिलगिट भी है, बाल्टिस्तान भी है और आज़ाद कश्मीर भी है। तो तीनों क्षेत्र POK के अंतर्गत ही आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ गए हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मात्र 10% जो है सो जम्मू कश्मीर का मात्र 10% हिस्सा जो है वो अक्साई चीन कहलाता है, जिस पर चीन जो है सो 1962 ईस्वी में कब किया था, तो 1962 ईस्वी में इसमें जो है सो कब्जा कर लिया था। ठीक है ना। तो इसको भी आप ईस्वी को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया था। अक्साई चीन जब वो कब किया था, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ ही गया ना, 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1962 ईस्वी में जैसे इस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद अगला देखिए, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता जो है वो भारत और चीन के बीच हुआ था। ये समझौता पंचशील समझौता है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम इसमें बताने की कोशिशें करते हैं, आप लोग जरूर सुनिए इसको। देखिए हुआ क्या था कि हमारे देश में जब आज़ाद हुआ था ना, ये करीब करीब ये 1954 का फेज चल रहा है। तो 1954 ईस्वी में हमारे देश के वैज्ञानिक लोगों ने परमाणु बम बनाने के बारे में सोचे थे, लेकिन इस बात का भी डर था कि परमाणु बम जब बनाया जाता है ना तो आस पड़ोस के देशों को उस पर नज़र रहता है और हमला कर देते हैं, ताकि हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा पड़ोसी देश ना बन सके, इसलिए दुश्मन देश लगे हुए रहते थे। तो इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उस वक्त के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ एक समझौता करते हैं जो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। पंचशील समझौता का अंतर्गत जो है सो 5 प्रकार के मुद्दों को सहमति दिया गया, जैसे कि विदेश नीति को जो है सो हम लोग एक दूसरे के एक साथ रहेंगे, यानी चीन और भारत दोनों कह रहे हैं कि विदेश में अगर कोई दूसरा देश हमको मारने के लिए आते हैं तो एक दूसरे के सहायता करेंगे, साथ देंगे। उसके बाद आपस में कभी जो है सो विवाद नहीं करेंगे, सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे। विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के जो है सो समझौता करते हैं। और इसके लिए जो है सो ये जाते हैं कहाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन, और चीन के जो है सो प्रधानमंत्री से कहते हैं कि हम आपके साथ पंचशील समझौता करना चाहते हैं। और इसमें यही सारी बातें बताया गया कि एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश की एक नीति थी कि अगर 20 साल के लिए जो है सो अवधि लेकर के गए थे कि 20 साल तक ये हमसे युद्ध नहीं करेंगे ना, क्योंकि उस वक्त के समय में चीन ही जो है सो शक्तिशाली देश बन चुका था हमारे आसपास के क्षेत्रों में, एशिया के लिए।
तो ये जो है सो सोचे कि इसी को अपने अंदर मिला लेते तो युद्ध नहीं करेंगे, तो फिर हम चुपचाप आराम से जो है परमाणु बम बना सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब उसके साथ गए तो चीन के जो प्रधानमंत्री थे वो सोच विचार के कहते हैं कि मात्र हम 6 साल के लिए जो है सो आपके साथ पंचशील समझौता कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मांगे ही थे उतना ही। 20 साल के लिए अगर इसको समय चाहिए था तो इनको थोड़ा ज़्यादा समय लगता, ज़्यादा समय मांग लेते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या है कि किसी चीज़ में थोड़ा सा कटौती किया जाता है। अगर मान लेते एक लड़का लड़की की शादी होने वाली है तो लड़का को अगर दहेज मान लेते हैं 2 लाख रुपया लेना है या 5 लाख रुपया अगर उसको लेने की इच्छा है, तो वो व्यक्ति को 5 लाख ही अगर मांगते हैं तो फिर वो समझ लीजिए 5 लाख से घटा करके 1.5-2 लाख पर आ जाएगा। लेकिन अगर 5 लाख कोई दहेज लेना चाहता है तो अगले पार्टी से 10 लाख का डिमांड करे ताकि घटते घटते 5 लाख तक आ जाए। हालांकि दहेज लेना और देना दोनों चीज़ों के हम खिलाफ हैं, तो इस बात को थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे हम केवल समझा रहे हैं कि दहेज लेना और देने की बात है, ठीक है ना। आगे समझिए इसको क्या कहते हैं। और इसी बीच जो है सो 1954 से लेकर के 6 साल जब जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाता है, 1962 ईस्वी तक चला जाता है। और 1962 ईस्वी में जो है सो इन्होंने क्या करते हैं कि ये पंचशील समझौता समाप्त होते हैं और फिर जो है सो ये मतलब इतना तो जान गए ना कि ये जो है सो भारत और चीन के बीच जो है सो पंचशील समझौता होता है। अब ये उल्लंघन करके ही 1962 ईस्वी में भारत पर जो है सो हमला करके ऑक्साई चीन का जो क्षेत्र होता है 10% का जो हिस्सा भी चीन के पास है वो हमारे भारत के हिस्सा हुआ करता था, जो 1962 ईस्वी में कब्जा कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, समझिए इसको। पंचशील समझौता देख लिए भारत और चीन के बीच होता है। अब कहता है पंचशील समझौता की अवधि क्या रही, तो इसी के बारे में अभी जस्ट हमने बताया ना कि 1954 से लेकर के 60 तक, सॉरी उसमें शायद 62 तक हमने बोल दिया, लेकिन 54 से 6 जोड़ेंगे तो आपको कितना समय पूरेगा, तो 1960 ईस्वी तक जो है सो पंचशील समझौता चला था। उसके बाद आगे देखिए, ये चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। चीन और पाकिस्तान को कौन जोड़ता है, तो CPEC का जो मार्ग हमने बताए थे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी जोड़ता है। और ऊपर से जो ऊपर का जैसे एक चित्र हम बना करके बताएं आपको, जैसे ऐसे बना लिए हमने और ये बना लिए, तो यहाँ से जो एक सड़क आती है ना, तो ये इसी सड़क को नाम CPEC देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है सो चीन और पाकिस्तान को जो जोड़ने वाला मार्ग है ना, वो CPEC भी है और काराकोरम भी है, दोनों है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि CPEC और काराकोरम दोनों हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है। तो सियाचिन के बारे में हमने बताए थे कि यहीं पे जो है सो हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानियों ने इस पर हमला कर लिया था और फिर जो है सो नॉर्वे से जो है सो गर्म कपड़ा मंगवाया था और हमारे भारतीय जवानों ने भी गर्म कपड़े लेने के लिए गए, लेकिन उसके पास ऑर्डर ज़्यादा होने के कारण हमारी ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर जो है सो बिना कपड़े के ही जो है सो सियाचिन के क्षेत्रों में जो है सो अटैक करते हैं और सारे पाकिस्तानियों सैनिकों को मार भगाते हैं, मतलब मार ही देते हैं। तो ये वीडियो आप पिछला जरूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट उसमें सारी चीज़ें क्लियर कराए हुए, इसमें तो केवल प्रश्न और उत्तर बता रहे हैं। 13 नंबर समझ गए कि ये जो है सबसे क्या हो जाएगा, तो सियाचिन वाला क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है कि ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव किससे संबंधित है। ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन जो राजीव है वो कहते हैं कि किससे संबंधित है। यही ऑपरेशन यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है, क्योंकि यहीं पे ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव को चलाया गया था, जो 1984 ईस्वी में चलाया गया था। तो 1984 ईस्वी का ये घटना है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सियाचिन। अगला क्वेश्चन है, नुब्रा और श्योक नदी कहाँ से निकलती है, तो ये सियाचिन से ही निकलती है। सियाचिन जो ग्लेशियर है ना, वहीं से ये 2 नदियाँ हैं, एक श्योक नदी और एक नुब्रा नदी, जो सियाचिन से ही निकलती है। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कहता है कि कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम क्या है। जो कारगिल था उस कारगिल पर वायुसेना का नाम क्या था, तो ये है आपका सफ़ेद सागर के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सफ़ेद सागर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से पढ़िए इसको। 17 नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िए। इसमें कहते हैं कि कारगिल पर थल सेना के ऑपरेशन का नाम क्या है। थल सेना के बारे में पूछ रहा है, तो थल सेना पूछेगा ना, तो ये आप क्या बताएंगे, विजय ऑपरेशन था। कौन सी है, विजय ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन, छोटा तिब्बत किसको कहते हैं, तो इसी के बारे में हमने बताए थे। बड़ा तिब्बत को ही कहते हैं, जिस पर अभी चीन ने कब्जा कर रखा है। और छोटा तिब्बत जो है सो लद्दाख को कहते हैं, अपने भारत का क्षेत्र है ये लद्दाख, इसी को हम क्या कहते हैं, तो छोटा तिब्बत कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र के बारे में बताए थे कि लद्दाख को ही जो है सो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इस पूरे इतना भूखंड पर बड़ा क्षेत्रों पर जो है सो मात्र एक सीट जो है सो संसद का है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आबादी रहते ही नहीं, लोग रहते ही नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी भूखंड के बावजूद भी यहाँ एक ही संसदीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 20 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, तो यही हो जाएगा आंसर लद्दाख का क्षेत्र। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, समझिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से। क्या कहता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अशोक किया इसका जो स्थापना है, क्योंकि अशोक के बारे में हमने बताया, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। हम बार बार कहते हैं कि पिछला वीडियो देखिए, तब जा करके ये क्लास जो है सो ये क्वेश्चन आंसर का जो है सो परिणाम अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। नहीं तो आपको लगता होगा कि हम क्या खाली क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर बताते हैं, जबकि पूरे डिटेल में जो है सो हम इसका थ्योरी क्लास दिए हुए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? अशोक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आ जाते हैं। 22 नंबर देखिए, कहता है कि श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? श्रीनगर और जम्मू दोनों राजधानी रहती है, लेकिन इसी के बारे में बताए थे कि श्रीनगर जो है सो ऊपर के क्षेत्रों में पड़ने के कारण यहाँ पे ठंड के मौसम में बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है, जिसके कारण वहाँ पे लोगों को आना जाना कठिनाई से भरा हुआ होता है। लोग जल्दी जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, क्योंकि मार्ग ही बंद हो जाता है बर्फ़ों से। तो ऐसी परिस्थिति में जब गर्मी का क्षेत्र रहता है तब श्रीनगर राजधानी रहती है, और ठंड के क्षेत्र में गर्मी जैसे जम्मू आ जाती है। तो इसके लिए बताना है कि ये मार्च से लेकर के अक्टूबर तक जो है ये राजधानी कौन सी रहती है? तो श्रीनगर रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मार्च से अक्टूबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है जम्मू कब तक राजधानी रहता है? तो ये अक्टूबर से समाप्त हुआ ना, तो अक्टूबर से फिर घुमा करके मार्च तक ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा? अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर से मार्च, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और यदि हमारी वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आप तक ये पहुंचेगा वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आ जाते हैं। 24 नंबर में देखिए, कहता है आपसे कि कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को अपनी ओर खींचता है? तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में हमने आपको बताए थे कि बारामूला की जो पहाड़ी है ना, इसमें चुंबकीय शक्ति होने के कारण इसके ऊपर से कोई भी वायुयान जा रही होती है तो उसको अपनी ओर खींचने का ये शक्ति रखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारामूला की पहाड़ी या बारामूला पर्वत आप कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गुलमर्ग हो जाएगा, क्योंकि गुलमर्ग में ही जैसे इसका अनुसंधान केंद्र है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है कि सेना के उत्तरी कमांड के मुख्यालय कहाँ? तो उधमपुर के बारे में बताया था कि उधमपुर में ही पूरे भारत के जो उत्तरी कमांड है उसका मुख्यालय जो है वो उधमपुर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत हैं। जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख पर्वत है इसके लिए बताए थे हमने आपको कि सबसे ऊपर में काराकोरम है, फिर लद्दाख है, जास्कर है और पीर पंजाल है। मतलब ये जितने भी पर्वत दिया हुआ है ना वो सब के सब इसका आंसर सही होने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये चारों के चारों जो है सो जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रा के बारे में बताना है। तो दर्रा में भी बताए थे कि आपको काराकोरम दर्रा भी है, जोजिला है, बुर्जिला है और बनिहाल है। तो सभी के सभी जो है सो दर्रा भी इसमें शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इसको समझ, कहता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग क्या है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार सबसे लंबी सुरंग इसका क्या हो जाएगा? जवाहर सुरंग हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? जवाहर सुरंग। हालांकि अभी के समय में एक नया सुरंग और बना है जो अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है, तो वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए पुराने परंपरागत तरीके से जो माना जाता था वो जवाहर सुरंग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि अगर आप बगल में लिखना चाहते हैं तो अटल सुरंग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है।
कहता है कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल कौन से हैं। फसल यानी कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए भी है, सेब भी उगाया जाता है और केसर भी उगाया जाता है, मतलब ये दोनों उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, इनमें दोनों, मतलब सेब और केसर दोनों। सेब के बारे में आप लोग तो जानते होंगे कि सेब हम लोग खाते भी हैं बराबर, तो इसलिए इसको पहचान भी लेते हैं, लेकिन केसर नहीं पहचानते हैं। केसर जो होती है ना बहुत ही कीमती चीज़ होती है, बहुत महंगा बिकता है, लाखों की जो है सो रेट में इसकी कीमतें होती है। और केसर के बारे में बताया जाता है कि दूध में मिला करके पीने से इसका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है, बच्चे हेल्दी होती है। और ख़ास करके ये केसर का सेवन तब किया जाता है जब कोई महिला गर्भवती होती है। और इसके बारे में बताया जाता है कि गर्भवती महिला को अगर केसर के साथ दूध मिला करके पिया जाता है ना, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो एकदम गोरे गोरे होते हैं। इसी बीच जो है सो एक स्टूडेंट जो है वो कमेंट करते हुए कहते हैं कि काश मेरी माँ भी जो है सो केसर का सेवन की हुई होती तो हम भी जो है सो गोरे होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, लाखों के रेट में बिकता है। तो आप समझ सकते हैं कि हर किसी के बस की बात ये नहीं है। समझ गए। तो केसर और सेब दोनों जो है सो फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्या कहते हैं कि दर्रे की पहचान करें। आपको ध्यान में होगा कि जब हम मानचित्र के द्वारा आपको बता रहे थे तो यहीं पर आपको हमने बताया था कि पाकिस्तान के क्षेत्र को जाने को हो तो श्रीनगर के रास्ते से होकर के बुर्जिला दर्रा पड़ता है, और इस बुर्जिला दर्रा के द्वारा ही आप कहाँ जा सकते हो, तो पीओके के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो एक नंबर में कौन सी हो जाएगा, बुर्जिला दर्रा। उसके बाद नीचे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ये तो कि श्रीनगर है और नीचे जम्मू पड़ता है। तो हमने बताए थे कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख तीनों में बढ़िया हाल जम्मू का है। तो बनिहाल हाल से ध्यान में रखना था कि ये वाला जो क्षेत्र होगा वो बनिहाल दर्रा यहाँ पड़ता। कौन सी दर्रा था, बनिहाल दर्रा। और ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी यहाँ पे पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहना था, काराकोरम दर्रा। और 4 नंबर में क्या था, तो जोजिला दर्रा। तो आप क्रम से ध्यान में रखिए, 1 नंबर में हो जाएगा बुर्जिला, 2 नंबर में काराकोरम, और 3 नंबर में जो है सो ये कौन सा बनिहाल दर्रा, और 4 नंबर में कौन सा हो जाएगा, तो जोजिला दर्रा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है, कौन सी ऑप्शन नंबर में देखने को मिल रहा है, वही आपका सही हो जाएगा। जैसा कि देखिए पहला नंबर 1 नंबर में बुर्जिला बिल्कुल, 2 नंबर में काराकोरम है बिल्कुल, 3 नंबर में बनिहाल है बिल्कुल, और 4 नंबर में जोजिला है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो सही क्रम हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्रम से नहीं दिया हो, यहाँ पे नंबर दे करके बता रहा है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इस प्रकार से बताइए क्रम रूप से कि कौन पहले है और कौन बाद में है। तो इसके लिए आपको बताना है कि बुर्जिला हो जाएगा, काराकोरम, बनिहाल और जोजिला। तो 31 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हो सकता है कि इसमें कलर कर देने के बाद आपको जो है सो समझ में ना आता हो, या फिर आपको लगता हो कि स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि पर्वतों की पहचान करें। देखिए पर्वतों की पहचान में हमने आपको बताया था, ये नंबर 1 नंबर 2 3 4 इस प्रकार से नंबर दे रखा है। और हमने आपको बताया था कि सबसे ऊपर में काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, और उसके बाद पीर पंजाल है। तो आप इस प्रकार से ध्यान में रख सकते थे, सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। तो इस क्रम से आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, देखिए 1 नंबर में क्या है, काराकोरम, और फिर जास्कर आ गया, जास्कर तो है ना, 2 नंबर में लद्दाख है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन पीर पंजाल पहले कहता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में क्या कहता है कि जास्कर, ये भी नहीं होगा। और चौथे में क्या कहता है, लद्दाख, ये भी शुरू में नहीं होगा। मतलब इसका जो है सो थोड़ा सा ऑप्शन रॉन्ग होने के कारण जो है सो आपको मैच एक भी ऑप्शन नहीं किया। तो आपको ध्यान में रखना है 1 नंबर में क्या है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। आप इस क्रम को याद ही रख लीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, 3-4 बार इसको बोलिए, याद हो जाएगा। इसके क्रम में इसमें नहीं दिया गया है, अगर क्रम देने के लिए कहता है तो आप इसमें काराकोरम के बाद जो है सो इसको इधर कर लेते लद्दाख, उसके बाद कर लेते जास्कर, और लास्ट में कर देते पीर पंजाल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, इसको समझिए। मानचित्र हमने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, और इसलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी मानचित्र का लेकर के आए हुए हैं, इसको बढ़िया से समझिए। इसमें कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्र की पहचान करें। जो क्षेत्र दिया हुआ है ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, तो पीओके का क्षेत्र कहलाता है। कौन सा, पीओके। और पीओके में भी 3 भाग बांट के बताए थे कि ऊपर का जो भाग है इसी भाग का हमने नाम दिए थे आपको
गिलगिट बोले थे, तो ये गिलगिट हो जाता है। और 2 नंबर में बताए थे ये आपका कौन सा क्षेत्र है, तो आज़ाद कश्मीर है। और 3 नंबर का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसी का नाम बाल्टिस्तान है, तो ये बाल्टिस्तान। और 4 नंबर में यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये सियाचिन, जो विश्व के सबसे ठंडे क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये 4 प्रकार का क्षेत्र था। 1 नंबर में आप क्या बताएंगे, गिलगिट है। 2 नंबर में कौन सी है, तो ये आज़ाद कश्मीर है। और हाँ, आज़ाद कश्मीर है। और उसके बाद 3 नंबर में बोलेंगे तो ये बाल्टिस्तान हो जाएगा। और 4 नंबर बोलेंगे तो ये कौन से हो जाएगा, तो सियाचिन हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से देखिए कहाँ है ऐसा ऑप्शन इसको मिलाइए सही से। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है, 1 नंबर में गिलगिट बिल्कुल मिल रहा है, 1 नंबर में गिलगिट। 2 नंबर में कहता है आज़ाद कश्मीर मिल रहा है बिल्कुल। 3 नंबर में क्या कहता है, बाल्टिस्तान बिल्कुल मिल रहा है। और 4 नंबर में सियाचिन, ये भी बिल्कुल मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। इसमें भी मानचित्र के सहारे ही क्वेश्चन है, इसको समझिए। निम्नलिखित क्षेत्र की पहचान करें, इसमें भी पहचान करने के लिए कहता है। और ये क्षेत्र देखिए 4 नंबर में यही आपको क्या बताए थे, ऑक्साई चीन कहलाता है, जो चीन इस पर कब्जा कर रखा है। और जम्मू कश्मीर का 10% हिस्सा पर यह कब्जा कर रखा है। और इधर के क्षेत्र में पीओके कहलाता है। तो पीओके पर जो क्वेश्चन बन रहा था वो तो ऊपर में हमने 33 नंबर में देख ही लिए। अब यहाँ पर कहता है कि 1 नंबर क्षेत्र क्या कहलाता है, तो यही जम्मू कहलाता है। ये कौन सा है, जम्मू। 2 नंबर में क्या कहलाता है, तो ये लद्दाख कहलाता है। और 3 नंबर क्या कहलाता है, तो ये कश्मीर कहलाता है। जो कि आपको थ्योरी की क्लास जब उसको डिटेल बता रहे थे तो उस वक्त हमने आपको समझाए भी थे। तो इस आधार से इसको आप जो है सो क्रमिक रूप से सजा लीजिए। 1 नंबर में जम्मू, 2 नंबर में लद्दाख, 3 नंबर में कश्मीर और 4 नंबर में ऑक्साई चीन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका कौन सा मिल रहा है, जरा यहाँ से ध्यान देखिए। 1 नंबर में जम्मू बिल्कुल मिल गया, 2 नंबर में लद्दाख मिल गया, 3 नंबर में कश्मीर मिल गया, 4 नंबर में ऑक्साई चीन मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जितनी भी क्वेश्चनें बन रहा था उन सारे क्वेश्चनों को हमने आपको बता दिए। इसके बाद ये क्वेश्चन समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी राज्यों के बारे में हमको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, उन सारे क्वेश्चनों को जो है सो बताएंगे लास्ट में। क्योंकि एक बार उसका पूरा बेसिक रूप से पढ़ लीजिए और उसके बाद उसको समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आप लोगों को, समझ गए ना। तो इसीलिए हम पहले समझाते हैं, पढ़ाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपकी सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट होने वाला है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाएगा और आप इसको देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आने वाले अगले वीडियो का इंतज़ार आप लोग जरूर करेंगे।